सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो बीएससी कोर्स क्लास है, नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेसिक स्पैजरिक कंसेप्ट। हमें ये तो मालूम हो गया है कि एस ग्रुप में जो लिम्फेटिको ग्रुप होती है, इसमें जो पहली मेडिसिन होती है S1, उसका एक्शन ऑफ फील्ड क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, और इसके अलावा में उसका कार्य करने का जो विधि होता है वो क्या है। आज हम जानेंगे सेक्रोफ्लोसो 2 के बारे में। सोक्रोफ्लोसो 2 जो ग्रुप है, सोक्रोफ्लोसो ग्रुप की सेकंड मेडिसिन कहलाती है। ये इसको हम ग्लैंडुलर रेमेडी भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग सभी ग्लैंड्स पर प्रभावी होती है और इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है। या हम ये कह सकते हैं कि H2 के द्वारा कुछ ऐसे तत्वों की आपूर्ति होती है जो ग्रंथियों के कार्यविधि, क्रियाविधि जो होती है, फंक्शनल मेथड जो होता है, उसको ये नियमित कर देती है। ग्लैंड्स पर प्रभावी होने के कारण ये थायराइड के जो डिसऑर्डर होते हैं उस पे भी अहम भूमिका निभाने वाली रेमेडी कहलाती है। इसी प्रकार ये डिसमेनोरियल, पॉलीयूरिया, यूरिन रिटेंशन, मैमलरी ग्लैंड के फंक्शन जो होते हैं, कैलकुलस डिजीज़ और डायबिटीज़ डिस्टर्बेंस ड्यू टू डी इंडाइजेशन, या यूं कहूँ कि डायबिटीज़ और डिस्टर्ब्ड डाइजेस्टिव ड्यू टू बाइल और कोलोथिसिस आदि सभी प्रकार के जो क्रियाविधि होती है कोलोथिसिस की, उस प्रकार के सभी जगह पे ये कार्य अपने सिद्ध करती है। H2 का विशेष औषधि का दर्जा प्राप्त है, अतः यह यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर के प्रत्येक इनबैलेंस को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। पित्ताशय की पथरी व मूत्राशय की जो पथरी होती है उसकी ये सर्वप्रथम रेमेडी मानी जाती है। यही कारण है कि H2 को गॉल ब्लैडर का मेडिसिन भी कई विद्वान कहते हैं। और जब ये रेमेडी H2 पथरी के साइज को बढ़ाने से रोकती भी है और फिर उसके साइज को धीरे धीरे कम करके उसका निष्कासन भी कर देती है। ये एक निश्चित अवधि तक H2 का सेवन से कुछ ऐसे गुण वाले तत्वों का प्रचुर हो जाती है जो ब्लैडर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि वह अशुद्धियों को पूरी तरह एक्सट्रैक्ट करके, मतलब अर्थात इस किसी भी प्रकार की अशुद्धि लवण ब्लैडर में, पित्ताशय में, या जहाँ पे भी स्टोन बनने की संभावना होती है, H2 मूत्राशय, पित्ताशय, रक्त व मिश्रित प्रकृति के रोगियों में तरह तरह से काम करती है। पित्ताशय की पथरी को ये गलाकर बाहर निकालने का भी कार्य करती है। इसका मतलब ये नहीं दिमाग लगाइएगा कि केवल H2 देने से काम चलेगा, उसके साथ में कुछ कॉम्बिनेशन सेट करने होंगे आपको, तब उसको देंगे तो सटीक रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यूँ तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें केवल स्लज दिखाई देता है, एक जिसमें पॉल्पी हो जाता है, एक जिसमें सूजन आती है, और एक जिसमें पत्थर का जो गांठ होता है वो कार्सिनोमा टाइप जनरेट होना चालू हो जाता है, जिसको हम क्रोनिक कोलेथेसिस भी कहते हैं। क्रोनिक के ऊपर इसलिए मत जाइएगा क्योंकि क्रोनिक कोलेथेसिस जो होता है वो या तो ऑपरेटिव होता है या तो उसको गलाने में आपको 5-6 साल लगेंगे।
क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टोन होता है वो स्टोन ना हो करके ये मांस का लोथड़ा टाइप होता है और ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एडिनोमा कार्सिनोमा में, और ये ज़्यादातर लीवर और गॉल ब्लैडर में होता है। इसी के साथ मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा, क्योंकि एक पेशेंट थी जिसको हमने ट्रीटमेंट किया था H2 से। 27 साल की महिला थी वो, और मुंह में उसके कड़वा कड़वा पानी की आने की शिकायत वो अक्सर करती थी। साथ ही पाचन सही नहीं रहता था, और अगर किसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन हम उसको दे देते तो उसको ग्रहण करने के बाद पेट उसका भारी भारी हो जाता था। इन सभी तकलीफ़ों के कारण वह महिला भोज्य पदार्थ का आनंद नहीं ले पाती थी, और जब उसको भोजन दिया जाता तो उसका मन अजीब सा होने लगता। हमने उसको H2D4 में, D4 कैसे बनाया वो भी बता देता हूँ। 30 ड्रॉप लिए, 28.5 ml पानी में मिलाया और उसको बनाकर दे दिया। शुरुआत में हमने उसको 15-15 ड्रॉप 20 दिन तक लेने को कहा। फिर 20 दिन के बाद उसको 20-20 ड्रॉप लेने के लिए कहा। इसमें से जो शुरुआत हुआ था उस टाइम पे हमने इसको 10 बूंद, कभी कभी वो महिला बोलती थी कि सर मैं ड्यूटी वाली हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर टाइम गर्म पानी दोपहर में मैं ले पाऊँ, तो इसका सही सॉल्यूशन हमने निकाल के दिया, क्योंकि ये एक्यूट डिजीज़ में आता है और इसलिए हमने इसको D2 दिया, एक्यूट कंडीशन का न्यूट्रल। कैसे दिया? 10-10 ड्रॉप हमने उसको पीने के लिए वो दवा दी। 10-10 ड्रॉप जब वो महिला पीती थी तो उसको हमने कहा 3 बार इसको लेना है। महिला पुनः आई, पुनः जब आई तो 35 दिन के बाद आई, और 35 दिन के बाद आने के बाद उसने बताया कि अब उसे अपने शरीर में थोड़ा हल्कापन महसूस होता है, और भोज्य पदार्थ जो पहले वो खाने से कतराती थी, डरती थी कि पेट भारी भारी हो जाएगा, मन भारी भारी हो जाएगा, तो उसमें उसको रुचि आई और भोजन वो आसानी से ग्रहण करना चालू कर सके। तब हमने उसे H2 का सेकेंड डाइल्यूशन बना के दिया, और सेकेंड डाइल्यूशन 1 ml, 30 ml, 1 ml 99 के रेशियो पे नहीं, मैंने एक डायलूट्रुबिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक लिखा था D3 बेस में हम कैसे डायरेक्ट डाइल्यूशंस बनाएं, तो उसी चीज़ का यहाँ पे फॉलो अप लिया। D3 बेस के 50 ड्रॉप डाले और 27.5 ml पानी में हमने इसको मर्ज किया। ये पॉजिटिव वे का सेकेंड डाइल्यूशन बना। पॉजिटिव वे के सेकेंड डाइल्यूशन को बनाने के बाद हमने उसको 20-20 ड्रॉप भोजन करने से पहले तथा राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में F2, S5, WE, A2 और C5 का एक कॉम्प्रेस बना करके उसको लीवर पे खाली, जब वो पेट मतलब खाली पेट रहे, जैसे भोजन कर लिया है उससे आधा घंटा पहले ले लेना है, लगा लेना है लीवर के ऊपर। और लीवर के ऊपर लगाने के बाद लीवर पे अपन कैसे लगाएंगे, अगर आपको नहीं ज्ञात हो रहा है, पेशेंट दूर है, तो उसको बताएंगे। आपको सभी को मालूम है कि एपिगैस्ट्रिया का जो पोर्शन, एपिगैस्ट्रियम का जो पोर्शन होता है उससे 1 अंगुल नीचे, और अम्लाइकल जो होता है जो कि 5 नंबर पॉइंट होता है एब्डोमेन का, उसके 2 अंगुल ऊपर से राइट साइड के तरफ, मतलब इस तरफ राइट साइड के तरफ एक कॉम्प्रेस लगाने के लिए बोला। जब सुबह में उठती है उस टाइम एक बार लगा लेवे, उसके बाद आधा घंटा के बाद जो भी खाना पीना है वो अपना कर सकती है। और दोपहर में जब वो भोजन करती है उससे पहले, तो उसने बताया कि सर मैं दोपहर में ड्यूटी में रहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उसको हमने बताया कि ठीक है मैडम, आपको हम क्रीम बना के देते हैं, उस क्रीम को आप अप्लाई कर लीजिएगा एक कपड़ा लगा करके। तो उसने उस चीज़ को फॉलो अप लिया, और फिर रात में एक बार भोजन से पहले आधा घंटा पहले लगा करके कॉम्प्रेस, और थोड़ा देर लेटना है आपको 20 मिनट तकरीबन। शुरुआत के 1 महीने 20 मिनट,
फिर 1 महीने के बाद उसको बढ़ा करके 25 मिनट, फिर ऐसे 20 दिन के बाद फिर बढ़ा करके उसको 30 मिनट करने का निर्देश उस पेशेंट को दिया। और वो महिला नेक्स्ट टाइम जब आई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अब तो मुझे अच्छा लगता है। फिर भी एक इंडिकेशन हमने दिया, उसको एडवाइस दिया कि आप एक सीबीसी, सीरम बिलिरुबिन का टोटल सीरम बिलिरुबिन, और एक एसजीओटी एसजीपीटी साथ में सीबीसी का टेस्ट करा करके आए। जब वो टेस्ट करा करके आई तो सारी चीज़ें फंक्शनल नॉर्मल थी और हमने उस पेशेंट की मेडिसिन्स बंद कर दी। आज भी वो पेशेंट कहती है जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जब एक आम नागरिक रोगी जब रोग मुक्त होता है तो वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान पे विश्वास करता है। बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पे एलोपैथी की दुकान चल रही है, जो कि ख़राब है। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपना बचाव के लिए CSED का जो कोर्स होता है, CMED, ये एक कोर्स होता है जिसमें लोग एलोपैथी की फॉर्मल ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बट आप सभी को ज्ञात शायद ना हो, 2 फरवरी 2016 से इलेक्ट्रो होम्योपैथी छत्तीसगढ़ में बाधित है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं माना जाता है, यहाँ के लिखे हुए DH का लेटर नहीं माना जाता है। शायद लगता है भारत में छत्तीसगढ़ है ही नहीं। ये तो अलग समस्या है, ये समस्या हम निपट भी लेंगे, समय आएगा तो। बट आज की क्लास आप सभी के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी होगी। जिनको एक्शन ऑफ फील्ड नहीं मालूम होगा, वर्क करना नहीं आता होगा, वो भी इसके माध्यम से करना चालू करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी। धन्यवाद।